तो हमारे साथ बहुत ही खास पैनल है। अगले आधे घंटे के दौरान हम रेल बजट की पेचीदगियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे और अभी तक आपकी समझ में अगर रेल बजट नहीं आया है तो कोशिश करेंगे हमने बहुत ही खास मेहमान के साथ उन तमाम बातों को सुलझाने की, बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने रखने की। मैं अपने मेहमानों का आपसे परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं अरुणेंद्र कुमार जी, जो कि चेयरमैन हैं रेलवे बोर्ड के, एक तरह से मुखिया पूरे रेलवे परिवार के, और शायद 14, 15, 16 लाख लोग इस वक्त आपके परिवार के लोग इस वक्त आपसे मुखातिब होंगे। उनके एक तरह से बाएं हैं राजेंद्र कश्यप जी, जो कि फाइनेंशियल कमिश्नर हैं, वित्तीय लेखा जोखा जो भी है शायद आपसे सर हम समझने की कोशिश करेंगे। और देवी प्रसाद पांडे जी, आप मेंबर ट्रैफिक हैं, जिसका जिक्र खुद रेल मंत्री ने किया कि आप किस तरह से काफ़ी आप तीनों लोगों को काम करना पड़ा इस पूरे बजट पे। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ के साथ इस खास पैनल में शामिल होने के लिए। अरुणेंद्र सर, आपसे शुरुआत करते हैं इस बजट की फिलॉसफी की। और जब आप ये इंटरिम रेल बजट बना रहे थे तो क्या वाकई आपके दिमाग में था कि ये केवल इंटरिम है, तो बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखना है, ध्यान नहीं देना है, और फुल बजट जब आएगा जुलाई में तो एक तरह से ज़्यादा मेहनत करनी है, या पूरी मेहनत लगी है इस बार के बजट में भी? रेल मंत्रालय की ओर से तो हम पूरी मेहनत ही करते हैं, लेकिन खर्चा जो है 4 महीने का ही देते हैं। सोच हमारी दूरी की है और हम इसको जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे इंटरिम बजट को ध्यान में रखते हुए एक सपनों वाला बजट कह सकते हैं। वो इस तरह से कि हमने देखिए इस वर्ष एक तो वैली को, श्रीनगर वैली को कनेक्ट किया है और एक टनल बनाई 11.3 किलोमीटर लंबी, जो कि एक अद्भुत अपने रूप में एक अद्भुत इंजीनियरिंग मार्वल है। दूसरी बात ये उठती है कि हमने इस बजट में डायनेमिक प्राइसिंग स्कीम पे कुछ ट्रेनें चलाई हैं। मतलब यह है कि आखिरी वक्त पे अगर कोई जरिया ढूंढा जाए किसी यात्री को ट्रेन में जाने का, तो उसका एक जरिया ढूंढ के निकाला है, जो कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू किया था। तीसरी बात यह सही है कि प्राइसिंग के बारे में बार बार बातें उठती हैं कि आपका यात्री का जो किराया है बहुत कम है, मालगाड़ी का ज़्यादा है, आप इंडस्ट्री के बारे में और सोच होनी चाहिए। तो इसके लिए एक रेल टैरिफ अथॉरिटी बनाई गई है और वो सारे स्टेक होल्डर्स को मिला के ये डिसाइड करेगी कि कैसे रेल की प्राइसिंग की जाए। और चौथी चीज़ जो वो है कि हम लंबे दूरी के में बुलेट ट्रेन की बात तो करते हैं, लेकिन छोटे समय में भी हम मीडियम हाई स्पीड की बात करना चाहेंगे। दिल्ली और आगरा और दिल्ली चंडीगढ़ को माननीय रेल मंत्री खारगे साहब ने आइडेंटिफाई किया है, उस पर हम चाहेंगे कि इस वर्ष के दौरान तक कुछ हम कर सकें। ये 4 मुख्य छोटे छोटे मुद्दे हैं जो अंतरिम बजट को ध्यान में रखते हुए हमने लिए हैं, जिसमें हमारा लॉन्ग प्रोजेक्ट्स का हम अनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन जो हम अनाउंस कर सकते हैं वो हमने करके दिखाया है। राजेंद्र कश्यप जी, अगर पैसे की बात की जाए सर, तो अभी तक का तो ये सबसे बड़ा बजट है, 64,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है पहली बार ये। क्या अभी ये बजट बनाते वक्त इस साल के लिए आपको संसाधनों की कमी सामने दिखाई दी? एक चुनौती थी जब आप ये बजट बना रहे थे, और उसको ध्यान में रख करके इस तरह के जो फिगर्स हैं, जो भी आपके फाइनेंशियल फिगर्स हैं, वो थोड़ा सा हमारे लिए सरल करने की कोशिश करें प्लीज। जी, रेलवे जैसे बड़े डिपार्टमेंट में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस की कमी तो हमेशा ही रहती है, लेकिन उसको हम किस तरह से ओवरकम करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस साल भी हम लोगों को दिक्कत वही थी। हमारा जो प्लान जो होती है उसमें 3 सोर्सेज से मेनली हम लोग पैसा जुटाते हैं। एक तो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट हमें मिलती है, फिर हम इंटरनल जनरेशन जो हमारा होता है, जो हमारा जो अर्निंग होती है, उसके बाद में जो हमारे वर्किंग एक्सपेंसेस के बाद में जो भी बचता है वो इंटरनल जनरेशन है, उसमें से हम कितना यूज़ करते हैं प्लान में। और तीसरा जो मेजर सेगमेंट है हमारी मार्केट बोरोइंग का है, पीपीपी उसमें जुड़ गया है, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स में वो पीपीपी जुड़ गया है। क्योंकि जीबीएस आता है भारत सरकार से, और भारत सरकार में भी संसाधनों की कमी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का क्रंच है वहाँ पे भी। इकोनॉमी बहुत जिस तरह से अपेक्षित था उस तरह से उस लेवल पे नहीं चल रही है। इसलिए जीबीएस में जितना हमें उम्मीद थी, जितना हमें 12th प्लान में हम लोगों को प्रॉमिस किया गया, उतना भारत सरकार नहीं दे पा रही है। तो जीबीएस हमें थोड़ा सा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मिलता है। पिछले साल 26,000 करोड़ था। साल के दौरान वित्त मंत्री ने उन्होंने हमें एडिशनल थोड़ी सी सहायता दी, 1,000 करोड़ साल के दौरान दिया, 27,000 आया, और अब की बार हमें 29,000 करोड़ मिला है, जो इम्प्रूवमेंट है। बट लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट जो थी वो इससे ज़्यादा थी। लेकिन हम समझते हैं क्योंकि अगर संसाधनों की कमी है तो हम लोग सबको गरीबी जो है वो शेयर करनी है।
जी देवी प्रसाद जी, अगर आपसे मैं ये जानना चाहूँ, पहली बार ये बजट शायद एक तरह से बड़े रिफॉर्म की बात कर रहा है, जब आप किराया एक तरह से आप शायद फिक्स नहीं करने जा रहे हैं, मतलब बढ़ाने घटाने का कोई फैसला नहीं ले जा रहे हैं, एक अलग से अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। रेलवे ओपन होने की कोशिश कर रहा है एफडीआई के लिए, एक रिफॉर्म मेजर बड़ा कहा जाएगा। पहली बार आप कह रहे हैं कि हम क्रॉस सब्सिडाइजेशन जो करते आए हैं उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह का बैलेंस बनाने की। किस तरह से आगे रास्ता जो है आगे का वो जाते हुए देख रहे हैं? 2-3 कदम है इस ओर में हम लोग जो ले रहे हैं। एक, अगर हम अपने पैसेंजर अर्निंग को बढ़ाएं, जो कि पॉसिबल है, और उसमें अलग अलग कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा, और कुछ ये इनोवेटिव आइडियाज है कि हम प्रीमियम प्राइस करें, कि एक आदमी को चॉइस दें जी, कि अगर आप नॉर्मल ट्रेन में जाना चाहते हैं तो नॉर्मल ट्रेन है, लेकिन अगर आपको जल्दी है या आप कंफर्म रिजर्वेशन चाहते हैं, जल्दी पहुंचना चाहते हैं अपने स्थान पे, तो आपको एक हायर प्राइस मार्केट ड्रिवन मिलेगा। अगर वो लेने को तैयार हो तो उससे एक ऑप्शन कस्टमर को मिलता है, और वो अगर देने को तैयारी है पैसा, तो वो पैसा मिल जाएगा। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि हम पैसेंजर अर्निंग और से जुड़ी हुई हमारी पार्सल अर्निंग एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो अभी तक निग्लेक्ट हुआ है, उसको अब हम टारगेट करना चाहते हैं कि पार्सल एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें शायद हम लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो हमने पार्सल टर्मिनल नए बनाए, अब हम थर्ड पार्टी वेयर हाउसिंग ला रहे हैं, पार्सल में टाइम टेबल ट्रेनें चलाने की बात कर रहे हैं, जिससे कि जो सेंसिटिव टाइम सेंसिटिव कार्गो है जो पार्सल में चलता है वो आपके पास आने लग जाए। वो अभी बाय रोड जा रहा है या हवाई जहाज से जा रहा है या कोस्टल शिपिंग से जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं। तो इससे हमारी अर्निंग, जो कोचिंग आय होगी, वो बढ़ेगी। फ्रेट आय को हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते जिससे कि फ्रेट आपसे जाने लग जाए जी। तो ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन को इस अंतरिम बजट में हम उसको, पहले हमारा जो फेयर टू फ्रेट रेशियो था वो 4.2 का था रेशियो, उसको हम 4 पे लाए हैं। प्रयास है इसके नीचे ले जाने का आगे आने वाले सालों में। और ये पॉसिबल है जी। हमें इसमें एक दिशा दिख रही है। बाकी जो रेटिंग होगी वो अब एक टैरिफ अथॉरिटी बताएगी, वो पहले स्टडी करेगी कि रेलवे के खर्चे कहाँ है, रेलवे को डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, रेलवे को मॉडर्नाइजेशन के लिए कितना चाहिए। तो ये कार्रवाई जो अभी हम कर रहे हैं इन हाउस, वो अब हमको कोई और भी बता सकता है जिसको शायद इस एरियाज में कुछ एक्सपर्टीज होगी। तो इस तरह से प्रयास होगा। Okay. Mr. Kumar, we've been talking about the kind of investment that is needed for the infrastructure where railways is concerned. We're talking about developing the PPP model, also looking at an FTI. When we talk about FTI, what kind of a model are we really hoping on from the FTI space? Because looking at the PPP space also, it's not really taken off. Yeah, you see, FDI, what we are looking, let us say, in the factories in which we have a assured offtake model for a long period of time on a railway land given on lease. What we have done, and we have successfully negotiated for a factory at Raebareli from RINL, one of the PSUs, for wheel plant, where we will buy a specified number of wheels over 25 years at a cost to be determined by in a particular format. Now that is a win-win situation for both. They are investing, we are buying, and we are telling them that we will buy at this price which makes sense to them. Similarly, we are going in for 2 loco factories in Marora and Madhupura at a predetermined price, for which the request for qualification technical bits are under evaluation. So this is one way in which we bring FDI through an assured offtake model. Other way is that we go in for the port connectivity projects in which we take the land or they take the land, we lay the line and we give them from freight rebate. So these kinds of models can be of great use to us in these areas in which we do not feel like investing, or we do not have that much of money or resources, or we want some better technology to come, and we don't want to depend on imports. So these things we have now very much on. Okay. Mr. Kashyap, before we slip into a quick break, I wanted to ask you, you talked about the external borrowing of the railways. In the last budget, we saw the debt service fund was talked about. 4,000 crores was announced last year, and the 12th plan, the target was to create a fund balance of 30,000 crore. Where do things stand and on that front? There has been a setback on that, but then I still believe we are on the right track.
the debt service fund was created with a view to be in a position to liquidate the liabilities which are being created now, but which will have to be addressed later in the subsequent years. We have a plan of having about 30,000 crore towards the end of the 12 5-year plan. Okay. Unfortunately, the beginning was not very auspicious. The year 2011-12, we started with a negative fund balance of 385 crore. Then we started addressing that, and then the year in fact 2012-13, we closed that with a positive balance of 2,391 crore. This year we have done better. We have brought it up to 8,018 crore. That will be the fund balances that we expect to have at the end of the year. For next year, in a very realistic manner, assessing in a very realistic manner, we plan to take it to about 12,770 crore. Okay. So that means at the end of the third plan, we will still be less than halfway. But then I think if the economy starts improving, and if the railways performance starts improving, I believe that we should be able to appropriate more funds, more money into the debt relief fund. All right, we're going to continue our discussion with you. Right now we need to take a quick break here, but you stay with us because we'll be having a special discussion with our special panel on the other side of this short break. Welcome back. You're watching our special coverage on the interim rail budget 2014-15. Mr. Pandey, I'll come to you talking a little about the dedicated freight corridors. Now, at present, according to the interim budget, it's making good progress with the award of nearly 1,100 kilometers of civil construction. In 2014, they're hoping to award another 1,000 kilometers. Where do things stand right now? And do you think, when you talked earlier about improving passenger traffic, once the dedicated freight corridor is operational, that is going to help in improving facilities for passengers and increasing traffic on that front? Okay, the dedicated freight corridor is going on track. Okay. In fact, this coming year we should be opening a section between Sonnagar and Mughal Sarai, which is about 70 kilometers, and that will be the precursor to all the assumed benefits that we have thought of in the dedicated freight corridor. But land acquisition is by and large through, money is well available, projects are going on, tenders are getting finalized. It's a very positive sign. When the dedicated freight corridor comes, primarily it is meant only for freight. So what it means is it will release capacity from the existing routes, which we should be able to then add on to passenger capacities in the simultaneously. And that is the benefit the passengers will get and our freight customers will get. Freight customer will benefit more. We are looking at timetabled freight trains, so that inventory costs for my customers start coming down. They feel yes, now rail is a very fairly competitive mode. And then we look at logistic parks, multimodal parks, then we are looking at a huge benefit arising out of a new infrastructure coming in at a fairly advanced technology level as per the railway technology. The track structures are better, the overhead electrification structures are better. It's got huge capacities to carry something like 140 trains a day. So we are looking at very big numbers, and I think that will be a game changer for Indian Railways. That's how we are looking at it. And therefore passengers will automatically grow. चलिए, तो बड़ी तस्वीर और एक बड़ी एक तरह से उम्मीद की तरफ हम जाते हुए, जहां पर आपको ट्रैफिक, पैसेंजर ट्रैफिक और फ्रेट ट्रैफिक थोड़ा सा अलग होता हुआ दिखाई देगा। अरुणेंद्र जी, एक और भी कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग रेशियो का, जो आप हमारे शायद दर्शकों के लिए थोड़ा सा सिंपल करना चाहेंगे। 100 रुपया कमाने के लिए आप जितना खर्च करते हैं उसको आप सरल भाषा में ऑपरेटिंग रेशियो कहते हैं। जब हमने स्टडी किया तो शायद ये 73 रुपए तक पहुंच चुका था, 63 के आसपास, और अभी मैक्सिमम देखें तो 95 रुपीज तक खर्च किया गया है। ये क्या वजह है कि इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन है? और पिछले साल जो आपने लक्ष्य रखा था 87 का, उससे हम थोड़ा स्लिप हुए हैं। ये क्या एफिशिएंसी थोड़ा सा इंडियन रेलवे की कम होती है जब ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ता है? तो नहीं, आप इसको ऐसे देखिए, बात पहले तो सही कि ऑपरेटिंग रेशियो कितना 100 रुपए के लिए कितना खर्च करना पड़ता है, ये एक मोटा मोटा असूल है। रेलवे
अगर नॉर्मल सिचुएशन में देखा जाए तो 87 से 92 के बीच में झूलता रहा है ऑपरेटिंग रेशियो। कुछ हालात में ये 76 भी गया, 74 भी गया, या 96 97 भी गया। वो बहुत एबनॉर्मल सिचुएशंस थी, जब जैसे कि हमने लोडिंग बढ़ा दी और उसका असर हमको बाद में पड़ा, इसलिए उस समय वो नीचे चला गया। लेकिन रेलवे जो हम अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुद्दा लेके चले हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात करके चले हैं, उसमें 90 के आसपास हमको काफ़ी स्पेस मिल जाती है काम करने की। इसलिए 90 के फिगर इज़ अ नॉर्मल फिगर, रीजनेबल फिगर। 87 अच्छी मानी जाएगी। और जो आप स्लिपिंग की बात कर रहे हैं इस वर्ष में, ये थोड़ा सा कमी हमारी पैसेंजर अर्निंग्स में आई है, जो कि पिछले 2002 में भी देखा गया था, जब हमारे किराया बढ़ाया गया था तो पैसेंजर अर्निंग्स में थोड़ी ड्रॉप हुई थी, और ये ड्रॉप को हमने बहुत जल्दी अरेस्ट कर दिया है। पिछले 3 माह से हम यात्री जो है उनकी ग्रोथ में, जो है उनकी बढ़ावत में हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और जो हम चाहते थे उतना हम ला पाए हैं। तो ये जो 90% की कोई ऐसे भयावह सिचुएशन नहीं है, और कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है कि हम लोगों की फाइनेंसेस जो है गड़बड़ा रही हैं। ये एक हेल्दी सिचुएशन है, और अगर हम बहुत कम 76-75 आ जाते हैं तो ये लगता है कि हम लोगों से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए हमको एक बड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ता है। चलिए, मैं थोड़ा सा और कहना चाहूँगा इसमें। जो चेयरमैन साहब ने बोला वो तो फैक्टर सही हैं। एक और फैक्टर होता है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग रेशो निकलती है हमारे वर्किंग एक्सपेंडिचर से और अर्निंग से। जी, वर्किंग एक्सपेंडिचर हमारा जो है वो थोड़ा साइक्लिकल है। हर 10 साल के बाद में एक वेतन आयोग आता है, उससे बहुत हैवी लोड पड़ता है। जो 5वां वेतन आयोग आया था तो उसका टोटल जो 5 ईयर प्लान में जो उसका इम्पैक्ट पड़ा था वो 12,000 करोड़ पड़ा था। 6ठा वेतन आयोग आया तो ये 5 साल के 11th 5 ईयर प्लान में उसका इम्पैक्ट 73,000 करोड़ हो गया। तो जब 73,000 करोड़ रुपया है, बाकी जो सरकार के जो और जो अंग जो हैं, वहाँ पे वो सारा जो सेंट्रल बजट जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट का बजट है, वहाँ पे वो बेयर करता है। लेकिन रेलवेज में वो सारा का सारा जो खर्चा है वो हमें अपनी अर्निंग से ही देना होता है। तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और इसलिए ऑपरेटिंग रेशियो खराब हो जाती है। तो सर, अगर मैं रेल परिवार की तरफ से ये सवाल पूछूं कि क्या 7वें वेतन आयोग की तैयारी चल रही है, और क्या आप वहाँ पे वेतन बढ़ाने का वो एक तरह से जो इंतजार कर रहे हैं वो आप कब उन्हें देंगे, वो खुशखबरी कब देंगे? और क्योंकि वो नहीं, देखिए, शायद उसकी उम्मीद बढ़ रही होगी नई सरकार के आने के बाद। जहाँ तक कर्मचारियों का संबंध है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं, और हम लोग भी सरकारी कर्मचारी हैं। जब हमारी तनख्वाह बढ़ती है तो ठीक है, वो उसकी ज़रूरत है। इसीलिए मैंने जैसे बोला कि जो डेट सर्विस फंड जो हमने क्रिएट किया पिछले साल के बजट में, उसका यही पर्पज़ है कि वो लोन जो हमने लिए हैं फ्रेट कॉरिडोर के लिए, कुछ और जो लोन लिए हैं, जाइका से लोन लिया है, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया वो, और 7th पे कमीशन की जो हमारी लायबिलिटी जो जनरेट होने वाली हैं और जो अगले 4-5 साल में हमें जिनका निपटान करना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी हम कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी हम लोगों ने उसकी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। Mr. Pandey, do you believe that expectations from the railways are a lot when you talk about your social responsibility, whether it's passengers talking about lower fares, better amenities, better safety, better security? Looking at that, it's a fine balance between populism and profitability. How do you manage that? You heard our correspondent Mark Lane earlier, they're talking about in a year you carry about 8 billion passengers at the rate of 2 rupees per passenger. Okay, well the figures don't tell the full story. The story is something like this. I have a substantial number of passengers which are short distance and suburban. Okay. Bombay survives on railway. Sure. I can increase the price to a realistic level. I don't think Bombay will survive. So there is that social responsibility that we do have a lot of passengers which are low paying, daily wage earners like Calcutta, Mumbai, Chennai. I also have a substantial number of people who are fairly low paying in terms of intercity, short distance intercity travel. So while this number of 2 rupees sounds an average, all averages are not true, but there is now a segment which is able to pay a realistic price. And willing to pay it as well. And willing to pay. That is why we brought this premium concept. Actually, the logic of bringing the premium concept is why are there going to be more out of these box ideas to give profitability, to bring in more profitability for the railways?
Yeah, why not? There are many such ideas. We are actually toying with one was, can I provide a train which is better and I can charge more and people do not mind paying. The other is, how do I do ticket sale and ticket checking without employing more and more manpower? Is technology available? So we are now looking at technical options. They are possible. We are actually working on it. Selling of tickets, now we are talking of automatic ticket vending machines. We are expanding it all across the country so that it's easier to sell. There are a substantial number of passengers who have been writing to us saying, I wanted to buy a ticket but the queue was so long and the train had come. I don't think we should be bothering him by saying, okay, pay a higher price, I'll give you a ticket. But I should be able to sell the ticket. And that is why we are now going in for these technical solutions. But there will be some social responsibility, I think all organizations bear. Yeah. Indian Railway is not the sole organization doing it. I think in the private sector they do it. I saw these figures with the Hindustan Lever selling soap. So while Lux is high priced, Rin is low priced. There is an element of cross subsidy. If it is a genuine cross subsidy and directed, I don't think there is a reason to fear. But if it is populist, then we do get concerned. And therefore we are now trying to correct that. And that is what is important in any budgetary exercise that we do. And that's what the tariff authority has also been set up for, to advise and try and bring down this cross subsidy that we're talking about. Tariff authority has a very major role which has been ascribed to it. It has to study how does railway cost itself on the basis of which it decides the price. Okay. It has to look at how does railway modernize and develop in future and then decide a price, whether for a freight or a passenger customer. So it's got a very big scope which has to go through. Just deciding a fare or a freight rate is a very small exercise. Sure. I think they've got a much bigger canvas. I think this number which is being quoted probably doesn't appear to be right. Okay. Because this year our passenger earning will be 37,500 crore. And we'll be carrying a little less than about 1,000 crore. Okay. So which means it averages out to about 37 rupees per trip. It is not 2 rupees. All right, we recheck those numbers again, but I think we'll have to thank our guests here for joining us and taking part in this special discussion, putting all those facts and figures into perspective for us, and also telling us what the interim rail budget had for the passengers and for all of us. बहुत बहुत शुक्रिया अरुणेन जी, कश्यप जी और पांडे जी। और ऐसा लग रहा है कि अभी भी रेलवे जो है वो बिल्कुल सुदृढ़ स्थिति में है और सही हाथों में है, सही दिशा में जा रही है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं और आगे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ा सा और हम डिटेलिंग में जाएंगे और कोशिश करेंगे दूसरे मेहमानों के साथ समझने की इस रेल बजट को। देखते रहिए ये खास कार्यक्रम।